हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनो आईएएस। माय नेम इज़ देवेंद्र और जैसा आप जानते हैं कि मैं ज्योग्राफी पे 46 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूँ और सभी टॉपिक्स को मैंने बांट दिया और ये जियोमॉर्फोलॉजी का तीसरा वीडियो और जो फाइनल है जिसमें हम 46 ईयर्स के पूरे क्वेश्चंस 1979 से 2024 तक कर चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और ये भी जानने की ज़रूरत है आपको कि 2024 में एक नया पैटर्न है जिसके अंदर अब 3 कॉलम दिए जा रहे हैं टेबल के अंदर। पहले नॉर्मली 2 कॉलम तक आता था, अभी 3 तक आ रहा है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स है। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज दे आर करेक्टली मैच्ड। तो कितनी रोज ऐसी हैं जो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो करेक्टली मैच्ड है। अब ये क्वेश्चन अगर सिर्फ इसमें टाइप ऑफ माउंटेन नहीं होता तो इसको हम मैपिंग में करते हैं। ठीक है, बट क्योंकि इसके अंदर टाइप ऑफ माउंटेन्स है तो अब ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट बन गया। नेम ऑफ रीजन दे रखा है, सेंट्रल एशिया, वॉशेस, फोल्ड माउंटेन, यूरोप, एल्प्स, ब्लॉक माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका, अपलेशियन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, आप जब नॉर्मली फोल्ड माउंटेन्स पढ़ते हैं, है ना, तो आप उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं और कहाँ पे है वो रीजन में वो भी पढ़ते हैं। प्लस आप जब भी नॉर्मल मैपिंग करते हैं, ठीक है, एटलस देख रहे होते हैं वर्ल्ड लेवल पे या फिर कॉन्टिनेंट लेवल पे, जब भी आप एटलस देख रहे होते हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं ये माउंटेन्स जाने पहचाने से नज़र आएंगे और इनके रीजन आपको पता होंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधा डायरेक्टली एनसीईआरटी से कैसे ये लिंक्ड है। पूरा क्वेश्चन आपका 1 पेज की एनसीईआरटी में डन था। ये आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, 6 क्लास के एनसीईआरटी का पेज नंबर 41 है ये। इसमें आप देखिए, द हिमालयाज, द एल्प्स, द एंडीज आर माउंटेन्स ऑफ एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली। मतलब एंडीज आपका साउथ अमेरिका, एल्प्स आपका यूरोप, एशिया में हिमालयास रेस्पेक्टिवली। माउंटेन वेरी इन देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन। अब आप यहाँ पे देखिए, द एप्लेशियन in the North America and Ural in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. ठीक है, तो अपलेशियन पता लग गया आपको, एल्प्स पता लग गया, एंडीज पता लग गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन के अंदर वॉशेस माउंटेन, राइन वैली इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, चारों माउंटेन जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो आपको दिख गए यहाँ पे। अब आए, अभी हमने देखा था वॉशेस माउंटेन यूरोप, ये है कहाँ पे एक्चुअली? वॉशेस माउंटेन एक ब्लॉक माउंटेन है जो अभी हमने देखा था, ब्लॉक माउंटेन, और ये फ्रांस के अंदर है, जर्मनी बॉर्डर के पास। तो ये सेंट्रल एशिया में तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, पूरी की पूरी आपकी रो गलत हो गई। ठीक है, और ना ही ये फोल्ड माउंटेन था। एल्प्स अभी हमने देखा, एल्प्स एक फोल्ड माउंटेन है आपका, तो ब्लॉक माउंटेन नहीं है, तो ये गलत हो गया। और एल्प्स है कहाँ पे? यूरोप में, ये बात ठीक है। फिर आप देखिए अपलेशियन, अपलेशियन आपका एक फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, अभी हमने देखा एनसीईआरटी के अंदर, और ये भी देखा कि ये नॉर्थ अमेरिका में, ये सही हो गया आपका, ये गलत है। एंडीज ये साउथ अमेरिका के अंदर है और ये भी एक फोल्ड माउंटेन है, ये भी सही है। तो बेसिकली ये दोनों के दोनों रोज सही है, 2 गलत है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 आर करेक्ट। इवन इनकरेक्ट भी होता है तो भी ओनली 2 इनकरेक्ट होता है। अब एक बार मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। तो ये वर्ल्ड मैप देखिए ज़रा। ठीक है, इमेज इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपको अपलेशियन माउंटेन दिखेगा, ये आपको एंडीज माउंटेन दिखेंगे, ये आपको एल्प्स यहाँ पे मिल जाएगा, और यहीं पे कहीं आपको वॉशेस भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली आप एटलस पढ़ते हैं तो जनरली कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को आप देखते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडिया के अंदर कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, या कोई एक एग्जांपल इंडिया के अंदर ब्लॉक माउंटेन का कमेंट करिए। फिर 2024 में आपसे पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वॉल्केनोस जब आप पढ़ते हैं तो आप ये देखिए कि वॉल्केनोस फिनोमेना क्या है, कॉज कैसे हो रहा है, उसमें से क्या क्या एमिशंस निकल रहे हैं, वॉल्केनो के इम्पैक्ट क्या क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ लावा, ठीक है, बेसिक एसिडिक, इनमें फ़र्क, वॉल्केनो के लैंडफॉर्म्स कौन कौन से क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको मोटा मोटा ध्यान देना होता है। और एक जर्नल में हाल फिलहाल में आए हुए कुछ वॉल्केनिक इरप्शन के एग्जांपल्स और कुछ बड़े बड़े वॉल्केनिक माउंटेन्स, जो वॉल्केनिक माउंटेन्स के टाइप्स हैं वो, और उनके कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए जनरली वॉल्केनो के अंदर। तो देखिए क्या एमिशंस है या क्या प्रोडक्ट है, पायरोक्लास्टिक डेब्री, ऐश, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर वगैरह। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि वॉल्केनो होता क्या है, दिखता क्या है। तो
आप देख पा रहे हैं कि अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा बाहर आ रहा है लावा के फॉर्म में। कुछ एमिशंस है जिसमें गैसेस, ऐश, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लावा बाहर निकल के आ रहा है, लावा फ्लो है। कुछ छोटे छोटे डेब्रीज है रॉक की, ये सब बाहर निकल के आ रही है। तो ये होती क्या है, एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में पेज नंबर 26 में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा द मटीरियल वॉल्केनो के अंदर, द मटीरियल दैट रीचेज द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लो, pyroclastic debris, volcanic bomb, ash, gases such as nitrogen, sulfur compounds, minor amounts of chlorine, hydrogen, argon, etc. अब जो चारों ऑप्शन दे रखे थे आपके क्वेश्चन में वो कौन कौन से थे? पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, ऐश, सल्फर कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड। तो मतलब ये चारों के चारों मिलते हैं, है ना, एमिशन के अंदर है। तो वहाँ पे तो 1 2 3 4 सारे सही है। तो एक बार आप ये देखिए कि पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता क्या है? देखो, पायरो का मतलब हीटेड, क्लास्टिक का मतलब होता है छोटे छोटे स्टोन टाइप, ठीक है, मतलब छोटे छोटे डेब्रीज। तो वॉल्केनिक बॉम्ब काफ़ी बड़े इस तरीके के, आपको इससे थोड़े से छोटे ब्लॉक से थोड़े से छोटे, मतलब ऐसे कॉबल्स पेबल्स की तरह होते हैं, ये राउंडेड। ये हवा में बहुत सारा मैग्मा जो हवा में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, छोटे छोटे गोले बन जाते हैं। ऐसे ही वॉल्केनिक ब्लॉक्स है, ये थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं। लेपिलीज एक तरह से पीनट साइज़ की बहुत छोटी छोटी सी गोलियां होती है, एक तरह से आप कह सकते हैं, जो भी हवा के अंदर सॉलिडिफाई हो गई। फिर ऐश, तो ये सब आपका पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है। गैसेस में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के अलावा भी जो और है कि गैसेस में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, और हैलाइड्स, जितने हाइड्रोजन फ्लोराइड वगैरह, ये सारे हैलाइड्स, और कुछ कार्बोनिल सल्फाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह, और कहीं कुछ हद तक हेलोकार्बन्स, मरकरी वगैरह भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पढ़ने के बाद समझ में आया कि ये सारे के सारे कंपाउंड, ऑल 4 आर द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। क्वेश्चन आता है 2023 में सीस्मिक वेव्स के ऊपर कुछ कुछ। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले भी फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि अर्थक्वेक जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये भी देखना होता है कि सीस्मिक वेव्स कितने टाइप की, बॉडी वेव्स क्या है, सरफेस वेव क्या है, सीस्मिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से वो पास हो पा रही है, परपेंडिकुलर मोशन है, या ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए, और कौन सी ट्रेवल फास्ट कर रही है वगैरह वगैरह, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन सीस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। सीस्मोग्राफ के अंदर पी वेव्स पहले रिकॉर्ड हो जाती है एस वेव से। पहली चीज़, सीस्मोग्राफ होता क्या है? ये सीस्मोग्राफ का एक मॉडल है। ये है इसके अंदर कि एक भारी सा वेट होता है जिसके साथ एक निप जुड़ी होती है, पेन, इंक या पेंसिल आप मान लीजिए, और ये चार्ट पेपर होता है जो रोटेट हो रहा होता है। तो ये रोटेट हो रहा होता है, ये निब होती है, जैसे ही ज़मीन हिलती है तो ये चार्ट पेपर, ये वेट हिलने लगता है, और ये चार्ट पेपर पे कुछ ऐसे ऐसे रीडिंग्स आने लगती है। ठीक है, दिखेगा कैसे? दिखेगा आपको करीब करीब ऐसे, नॉर्मली ऐसे चल रहा था, एकदम से ग्राउंड शेकिंग हुई, अर्थक्वेक आया, तो ये सब ऐसे करने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सीस्मोग्राफ की जो रीडिंग है उसके अंदर अराइवल टाइम आप जब देखेंगे, ये एनसीईआरटी इंटीरियर ऑफ अर्थ का पेज नंबर है 23। तो पी वेव सबसे पहले अराइव हो रही है, उसके बाद एस वेव अराइव हो रही है, उसके बाद फिर सरफेस वेव रिकॉर्ड हो रही है। तो पी वेव अराइव्स अर्लियर देन द एस वेव। पी वेव फास्टर है बिकॉज एस वेव से, इसलिए जल्दी अराइव हो जाते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट ये तो आपका हो गया सही। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पी वेव्स के अंदर, पी वेव्स यहाँ पे प्राइमरी वेव्स है, द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो वो जो वाइब्रेशन हो रहा है पी वेव्स के अंदर, वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन में हो रहा है, बल्कि एस वेव के अंदर यही जो वाइब्रेशन है ये राइट एंगल टू द वेव प्रोपोगेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है कि वाइब्रेशन है क्या। तो अगर आप पी वेव्स की बात करते हैं
पी वेव्स की बात करोगे तो क्या होगा कि वेव जा रही है ऐसे, और जो पार्टिकल्स होंगे रॉक के पार्टिकल्स इनके थ्रू जा रही है, जो भी मीडियम है, तो वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो, ऐसे, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव इटसेल्फ। पर एस वेव की जब हम बात करते हैं तो एस वेव जा रही है ऐसे, तो ये डायरेक्शन है एस वेव की जाने की, ठीक है। बट जो पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर अप एंड डाउन, जैसे ऐसे जा रही है एस वेव, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे 90 डिग्री। वो ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक 90 डिग्री है, आप देख पा रहे हैं, या फिर वो ऐसे ऐसे हो सकता है, या फिर इस साइड हो सकता है। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका जो है सही है, ये एनसीईआरटी में भी आपके लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, ठीक है, और पी वेव का इन द सेम डायरेक्शन। तो आंसर आपका ये दोनों सही है, तो बोथ 1 एंड 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2021 में कि अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स कंबाइंड इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और दूसरे स्टेटमेंट बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो आप नॉर्मली आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 में 113 पेज नंबर पे दिया हुआ है कि वाटर जो है अर्थ पे उसका कंपोजिशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि ओशंस के पास 97.25% के आसपास वाटर है, तो बचा हुआ जो वाटर है जिसे आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मोटा मोटा फ्रेश वाटर, तो वो करीब करीब 2.5% के आसपास फ्रेश वाटर है। तो उसमें आइस कैप और ग्लेशियर्स के पास करीब करीब 2% वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर 0.68% है, उससे भी कम है लेक्स के पास 0.01%, और उससे भी कम है आपका स्ट्रीम एंड रिवर्स के पास 0.001%, ठीक है। तो चारों ही जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें एक में बोला गया था कि आइस कैप एंड ग्लेशियर के पास ज़्यादा है अंडरग्राउंड से, बात सही है। एक में बोला गया था कि लेक्स और स्ट्रीम रिवर्स का ज़्यादा है अंडरग्राउंड से, जो कि बात गलत है। नॉर्मली आप बाकी और भी तरीके जिससे आप देख सकते हैं, हालांकि एनसीईआरटी वाला सही दे रखा है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर एंड लेक इज एक्चुअली नॉट मोर देन द ग्राउंड वाटर, तो ये गलत हो गया। अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये बात सही है। तो बी 2 ओनली इज द आंसर, करेक्ट पूछा है। तो नेक्स्ट 2018 में आपसे पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या पूछा है, करेक्ट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हो रहा है, पहले एक बार हल्का सा मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता ही है कि जो आउटर कोर है आपका वो बना हुआ है आयरन निकल का मेजरली मॉल्टन पार्ट है, और वो क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है और हीट भी है, कन्वेक्टिव करंट है, तो उससे वो मूव करता है, वो मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे करके अर्थ का आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं कि इसका रिवर्स एवरी फ्यू हंड्रेड्स ऑफ, देखिए रिवर्सल का मतलब ये हो गया, अभी फिलहाल जो है अर्थ का आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिखता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो रिवर्सल का मतलब हो गया कि बदल जाना, जहाँ नॉर्थ पोल था वहाँ साउथ पोल आ गया, और जहाँ साउथ पोल था वहाँ नॉर्थ पोल आ गया। तो अब पता कैसे लगता है कि रिवर्सल हो रहा है, क्योंकि जब जब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इग्नियस रॉक्स आ रहे हैं, या कोई भी ऐसे रॉक्स जिनके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन ये सब मिनरल्स होते हैं, तो ये उस जमाने की जो फील्ड रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, उसके ओरिएंटेशन में ये अलाइन हो जाते हैं इनके ग्रेन्स। तो उसको स्टडी करके साइंटिस्ट पता करते हैं कि हाँ उस ज़माने में उस वक्त जब ये रॉक फॉर्म हुआ था तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रही होगी, तो ऐसे पता करते हैं। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स हो जाती है, इसका रिवर्सल का टाइम आप ये मान के चलिए कि कुछ 100,000 ईयर्स से लेके लैक्स या मिलियन ईयर्स के बीच में रिवर्सल होता रहता है। जो लास्ट रिवर्सल हुआ था वो करीब करीब 7.8 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, ठीक है। तो रिवर्सल होता रहता है। व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 4 बिलियन बेसिकली,
years ago there was 54% of oxygen and no carbon dioxide. दूसरी चीज़ ये कि देखिए नो कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है, वैसे मैं नहीं कहूँगा बट जनरली जहाँ पे बहुत एक्सट्रीमनेस आती है स्टेटमेंट में तो जनरली उसे बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए और ज़्यादातर चांसेस होते हैं गलत होने के, बट हाउएवर हम नॉलेज के बेसिस पे इसको देखेंगे इस स्टेटमेंट को। तो आप जब भी एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सेकेंड चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, द अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन्ड वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पे क्या बोल रहा था कि नो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, अमोनिया भी है, एंड अ वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, और बहुत ही कम ऑक्सीजन। वहाँ बता रहा था 54% स्टेटमेंट, तो गलत हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है और बहुत ही कम फ्री ऑक्सीजन है। और ये फ्री ऑक्सीजन आगे जाके फोटोसिंथेसिस जब होगा, जब फोटोसिंथेसिस होने लग जाएगा, जब अर्थ पे लाइफ इवॉल्व होने लगेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा और वो फोटोसिंथेसिस कंट्रीब्यूट करेगा ऑक्सीजन में, ठीक है। तो फाइनली द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच एडेड ऑक्सीजन एंड कंज्यूम्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वापस आ जाइए, ये स्टेटमेंट हमारा सही था, ये स्टेटमेंट नो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसे गलत हुआ और ऑक्सीजन बहुत ही लिटिल थी, तो ये भी गलत हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर, अभी अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस के, ये बात सही है, आंसर हो गया आपका 1 and 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 बोल रहा है कि विच फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2014 में पूछा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल साइकिल्स। अब इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रहा है, देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो चाहे ग्लेशियल साइकिल हो, दोनों कहीं ना कहीं क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म का है या हैबिटेट ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ये सब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा ही था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू द वैगनर, कुछ कॉन्टिनेंट जो सदर्न हेमिस्फेयर में थे वो सब ब्रेक होकर काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट जो नदर्न हेमिस्फेयर में आ गए। तो सदर्न हेमिस्फेयर में काफ़ी ठंडा क्लाइमेट था, अभी बीच में कुछ कॉन्टिनेंट का कुछ हिस्सा ट्रॉपिकल्स में भी है, तो वहाँ पे कुछ गर्म क्लाइमेट है, ठीक है। तो यस क्लाइमेट हैज़ चेंज, द हैबिटेट चेंज, द वेजिटेशन चेंज, तो इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स हुआ, जैसे कि ग्लेशियल साइकिल। तो ग्लेशियल साइकिल का मतलब होता है कि विद इन सम स्पैन ऑफ टाइम लाइक मिलियंस ऑफ ईयर और थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बीच बीच में परमाफ्रॉस्ट रीजन बढ़ जाता है, मतलब अर्थ के ऊपर ग्लेशियर से आइस शीट बिछ जाती है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक ऑर्गेनिज्म, एक लाइफ फॉर्म हुआ करता था, एक एनिमल था जिसका नाम था मैमूथ, वुली मैमूथ, ठीक है। तो वो उसका इवोल्यूशन हुआ बेसिकली इसी की वजह से, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं, बहुत सारी ग्लेशियल साइकिल्स आती रहती है बीच बीच में। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने क्या किया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से क्या हुआ कि हैबिटेट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लैंड मास सेपरेट हो रहे हैं, तो आइसोलेशन आ रहा है, जोग्राफिकल आइसोलेशन आ रहा है, न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, ओशन हो रहा है, तो एडेप्टेशन वगैरह ये सब इन्फ्लुएंस हो रहा है धीरे धीरे। ग्लेशियल साइकिल से भी स्पीशीज़ को अडेप्ट होना पड़ रहा है, माइग्रेट होना पड़ रहा है, कुछ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। सी लेवल चेंज हो रहा है, तो कोल्ड रेजिस्टेंट स्पीशीज़ का एवोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि मैमूथ, वुली मैमूथ, ठीक है। तो यहाँ पे यस दे बोथ हैव इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन, बी इज बोथ 1 and 2, सी इज द राइट आंसर। 2013 में पूछा गया है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जियोथर्मल, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, विच ऑफ द अबव रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। डायनेमिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऐसा तो है नहीं, स्टैटिक है, उस पर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, कहीं पे माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, कहीं पे इरोजन हो रहा है, कहीं पे डिपोजिशन हो रहा है, तो सरफेस ऑफ द अर्थ इज डायनेमिक, ठीक है। तो क्या क्या है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है डायनेमिज्म पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक सेट ऑफ वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिनके पास अपना एक मोमेंटम है, उन वेव्स के पास वो ट्रैवल करती है और एनर्जी है उनके पास, तो एनर्जी, मोमेंटम, एंड दे कैन ट्रैवल इनटू द स्पेस, दे हैव बोथ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एंड द मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। आपने 8, 9, 10 के नॉर्मल साइंस में आपने पढ़ा होगा, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो
अब आप देखते हैं कि कोई सनलाइट आती है अर्थ के ऊपर, है ना, सनलाइट से इवेपोरेशन हो रहा है ना, विंड चल रही है, बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं सनलाइट से, हीट बजट है, ये सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं डायनेमिज्म लाते हैं अर्थ की सरफेस पे। तो यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेशली दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, the visible spectrum especially the light is more responsible for dynamism on the earth। क्योंकि आप देख सकते हैं अर्थ के पास अपनी खुद की जो एनर्जी है वो बेसिकली खुद की तो जियोथर्मल एनर्जी है मोस्टली, ठीक है। तो बाहर से जो सन की तरफ से जो लाइट से एनर्जी आ रही है उससे काफ़ी सारे जोग्राफिकल फिनोमेनाज होते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, अर्थ की खुद की अपनी हीट, ठीक है, अपनी एनर्जी, जैसे पुरानी रेमिनेंट हीट, प्राइमोर्डियल हीट, या फिर रेडियो एक्टिव डीके होता रहता है अर्थ के अंदर, उससे जनरेट होने वाली हीट, ठीक है। तो इस हीट की वजह से दिस हीट इन्फ्लुएंस लाइक वॉल्केनिज्म, ठीक है, डायस्ट्रॉफिज्म, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, है ना, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें। तो यस, इट डू सम डायनेमिक चेंजेस, वॉल्केनो आ जाएगा सरफेस ऑफ द अर्थ पे, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट में इन्फ्लुएंस करती है एक्सेट्रा। तो डायनेमिज्म आ रहा है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, स्लोप है, ठीक है, स्लोप है, ग्रेविटी है तो इरोजन में इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सारी चीज़ें, वेदरिंग वगैरह, तो यस इट विल ऑल्सो हेल्प फॉर द डायनेमिज्म। प्लेट मूवमेंट, यस, डायरेक्टली माउंटेन बिल्डिंग एक्सेट्रा, मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है, अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, ये सब प्लेट। रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ जब रोटेट हो रहा है, अर्थ रोटेट हो रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि अर्थ के रोटेशन से जो है डे नाइट, ठीक है, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंसेस, ठीक है, वेदरिंग हो रही है, डे नाइट, हीटिंग कूलिंग, है ना। तो इन सब चीज़ों से डायनेमिज्म अर्थ सरफेस पे आ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन, वेदरिंग एक्सेट्रा इन सब में हेल्प कर रहे हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, यस, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से आप देख पा रहे होंगे कि सीजन्स, ठीक है, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उससे फिर अर्थ के डायनेमिज्म पे भी, वेजिटेशन हो चाहे वेदरिंग हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो एवरीथिंग इम्पैक्ट्स 1 2 3 and 4 5 6। तो अब तक हमने सारे 1979 से लेके 2024 के जियोमॉर्फोलॉजी के हमने सारे कर लिए। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सारे 1979 से लेके 2024 के सारे जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस कर लिए। 2 वीडियोस पहले जियोमॉर्फोलॉजी पे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, बाकी अदर जो टॉपिक्स है सॉइल का, उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं।